बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और प्रोग्राम में मेरे साथ दे रहे हैं इम्तियाज़ गुलसा। नाज़रीन, कल 2020-21 का माली साल का जो बजट है, वफाकी बजट, वो पेश किया गया, जिसके बाद जाहिर है हर मरतबा जब बजट पेश किया जाता है एक्सपेक्टेशंस होती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इस मरतबा क्योंकि हालात जो हैं वो मामूल से हट के थे, इमरजेंसी के से हालात है कोविड-19 की वजह से, और इकॉनमीज जो है पूरी दुनिया की मुतासर हो रही हैं पाकिस्तान समेत, तो ये जो बजट है ये भी कोई आम बजट नहीं था, मामूल से हट के ये बजट जो है इमरजेंसी में ये बनाया गया। लेकिन उसके बावजूद लोगों के जहनों में बहुत सारे सवालात हैं। लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी जो है उस पर किस तरह से काबू पाएगी हुकूमत, क्या GDP के जो अहदाफ हैं वो पूरे हो पाएंगे, मुल्क को मनफी शरह नमू जो है उससे कैसे बचाया जा सकेगा, मुश्किल हालात में रिलीफ जो है वो किस हद तक मुमकिन हो सकेगा। ये वो तमाम सवालात हैं जो लोगों के जहनों में है, और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करेगी। लेकिन कुछ बहुत सी अच्छी चीजें भी होती हैं जो कि जैसे लास्ट ईयर का जो बजट था और उसके बाद जो उसमें दावे किए गए, उसमें क्या कुछ मस्बत पहलू भी उसके हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो अहदाफ सेट किए गए थे कि जो टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए गए हैं। इसी पर हम आज बात करेंगे। और इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि अगर आप कमेंट कर दें, फिर हम अपने गेस्ट फ़हीम सरदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम सरदार साहब आपका। लेकिन इम्तियाज साहब, पहले ज़रा अगर आप इसके ऊपर कमेंट करें, क्योंकि लोग जो है वो शायद हमारी एक ये आदत बन चुकी है माशरती तौर पे कि हम तनकीद जो है वो करना अपना फ़र्ज समझते हैं, सबसे पहले तो वो की जाती है। बिल्कुल, जनरली यही जो अपोजिशन जमातें आज शोर मचाती हैं, जब ये हुक्मरान होती हैं और उनके दौर में इस तरह की एक्सरसाइज होती है, यानी बजट पेश होता है, तो एक अगर स्क्रिप्ट उठा के देख लें हम, जो इनके बयानात के अखबारात में जो आते हैं या जो पार्लियामेंट में ये बयानात जारी करते हैं बजट पेश होने के बाद, तो सिर्फ नाम आप तब्दील कर दें, बाकी बयान वही रहता है कि अवाम, गरीब अवाम को कुछ नहीं मिला, ये उमरा का बजट है, इसमें रिलीफ मुस्तरद कर दिया गया तकरीबन। हाँ जी, तो काफ़ी सारी इसी अंदाज मिलती जुलती बातें होती हैं, बस वो चेहरे या नाम बदल जाते हैं, कंटेंट जो है वो इसका स्टेटमेंट्स का वो वही रहता है। ठीक। फ़हीम सरदार साहब, आपसे सबसे पहले एक तो मैं ये पूछना चाहूंगी, इम्तियाज साहब ने भी जो शुरू में बात की कि लोग जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस चूंकि ज़्यादा होती हैं, तो वो जो अच्छी चीज़ें भी गवर्नमेंट करती है उनकी तरफ नज़र नहीं जाती। आप समझते हैं कि इस मरतबा भी शायद बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की वजह से, हालांकि नहीं होनी चाहिए थी, सबको पता था कि इमरजेंसी की सी सूरत हाल है, तनकीद कुछ ज़्यादा हो रही? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, तनकीद तो होनी थी और एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं, और बजट एक ऐसी खौफनाक चीज़ है जो जब से मैंने होश संभाला है तो मुझे कभी बजट की कोई मज़े की स्टोरी नहीं याद आती। देखिए, बजट जो होता है, ये वाला बजट ख़ास तौर पे ये पिछले बजट और पिछले बहुत सारे बजट से बहुत फ़र्क है। जैसे कि एक बिल्कुल हक की बात है कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन में, पैंडेमिक सिचुएशन में ये हुआ है। और मैं ज़रा आपके साथ मैं वो स्टेटिस्टिक्स आपको पता है कि 7 कितने खरब का बजट है, और ये वो मैं उस पर भी आते हैं। लेकिन एक और स्टेटिस्टिक मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये इन 3 महीनों में जिसमें ये कोरोना हुई है, इन 3 महीनों में एक बिजनेस के अंदर, एक मुल्क के लिए, बिजनेस के लिए 3 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन 3 महीनों में इस पूरी दुनिया का वो असर हुआ है जो एक वर्ल्ड वॉर का होता है। तो ये एक ऐसा स्टेटिस्टिक है जो इतना भयानक है कि क्योंकि इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से हिट हुई है, तो पाकिस्तान भी तो उससे नहीं बचा। जाहिर है जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हमेशा होंगी, और ख़ास तौर पे जब लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हों या थोड़े डिप्रेस्ड हों, क्योंकि इस कोरोना का, जैसे मैं बहुत लोगों ने भी कहा है, मैंने भी इस बहुत सारे फोरम्स पे कहा है कि इस कोरोना का एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है जिसका अभी हम, मेरा ख्याल है, सही तरीके से हिसाब नहीं ले रहे। एनीवे, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ज़ाहिर बात है आवाम की यही होती हैं कि टैक्स कम हो। बिजनेस की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो यही होती है कि टैक्स कम हो। गवर्नमेंट को टैक्स की ज़रूरत है। जो पॉजिटिव चीज़ें भी हैं वो भी ज़रा थोड़ी धुल जाती हैं नेगेटिविटी के अंदर। तो मेरा ख्याल है, मैं तो कहता हूँ फैक्ट्स पे बात करना चाहिए कि जी बजट मुश्किल था और है और रहेगा। दूसरी बात यह है कि मुश्किल हालात में हुआ है, उसके बावजूद हुकूमत ने चंद पॉजिटिव्स की हैं जिनको सामने लाना ज़रूरी है। जी, वो पॉजिटिव्स आप बताएं, यही तो हमारा एक आपसे बुनियादी सवाल यही था कि वो पॉजिटिव्स क्या हुए हैं जो आप कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा अच्छा हुआ है, पहली मरतबा कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि जिस पे हम सबको और हुकूमत को एक लिहाज से फ़ख्र करना चाहिए।
देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बजट इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता था। जीडीपी का अदाद शुमार इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते थे। इस बजट को छोड़ें, ज़रा इकोनॉमिक सर्वे पे आ जाएं। बात तो वहाँ से शुरू होती है कि अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ 0.4 नेगेटिव है परसेंट, और पिछले साल अगर लेट्स से 3% थी और उससे पिछले साल 5.8% थी, तो दुनिया की जो जीडीपी है वो 6 to 8% श्रिंक होने का अंदेशा है। जो आपकी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं वो लिटरली उनके हालात बिल्कुल बिगड़ गए हैं। उनके परसेंटेजेस हमसे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अब एक आर्ग्यूमेंट आती है कि जी हम कैलकुलेट ठीक नहीं कर रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके अंदर आप एक बेशक रेंज डाल दें, लेकिन फिर भी हमारा इतना लॉस नहीं हुआ जितने दूसरे मुल्कों का लॉस हुआ। उसकी वजह क्या थी? और मैं बड़ी अजीब सी बात करने वाला हूँ। उसकी वजह एक्चुअली ये है कि हमारी इकोनॉमी पहले स्लो थी, वो भी रिकवरी की तरफ जा रही थी, तो कोरोना आया। अगर बहुत हाई जा रही होती और फिर कोरोना आता तो उसमें दो असरात नज़र आने थे। शायद टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन डिप्रेशन लोगों को ज़्यादा होता। इस वक्त जब आप थोड़े लो लेवल पे थोड़े और नीचे जाते हैं, जो काश ना होता, काश हम सीधे ऊपर ही जा रहे होते, तो उसका असर फ़र्क होता है। अभी जो पॉजिटिव्स पे अगर हम आए, इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि जी। नंबर वन, कि फॉर एग्जांपल हमारे प्राइवेट सेक्टर ने कहा था कि हमारे टैक्स रिफंड्स दिए जाएं। वो जो आखिरी जो मुझे नंबर पता है कि वो 90% से ज़्यादा टैक्स रिफंड्स दे दिए गए हैं। नंबर टू, ठीक है। हमारा जो एक बैकबोन है टेक्सटाइल मिल की, उनकी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि उनको जो की बिजली है वो सस्ती की जाए। वो बिजली अब उनको इंटरनेशनल रेट्स पे दी जा रही है। तो अब वो मतलब लिटरली तैयार हैं कि एक्सपोर्ट्स के लिए अब पे ज़्यादा पुश करें, ये करें। वो साथ कोरोना आ गया, मार्च अप्रैल में पता नहीं आखिरी जो मतलब हमारे डबल डिजिट में एक्सपोर्ट्स हिट हुए हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में हिट हुए हैं क्योंकि दुनिया की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। साथ ही साथ अगर हम एक और चीज़ जो सामने लानी ज़रूरी है कि देखें, टैक्स रेवेन्यू में हमारी ज़ाहिर बात है कि 1 ट्रिलियन का एक शॉर्टफॉल है। आईएमएफ मान गया था 4.8 4.9 रिवाइज्ड टारगेट का। लेकिन एक चीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए कि नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है हमने हद से ज़्यादा इकट्ठा किया है। वो तकरीबन मुझे अगर याद आ रहा है 1.6 ट्रिलियन किया था, 1.1 ट्रिलियन का टारगेट था। तो एक वो अच्छी परफॉर्मेंस भी आई है। अब जाहिर अच्छा, बात जो है जब नेगेटिविटी 1.6 ट्रिलियन नॉन टैक्स रेवेन्यू यानी गैर महसूलाती जो आमदनी है हुकूमत की, इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखिए, उसमें दूसरे सर्विसेज होती हैं, उसमें स्टेट बैंकिंग ऑपरेशंस होते हैं, उसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा मेरा मकसद ये है, जब मैं फैक्ट्स को देख रहा होता हूँ, कि देखिए एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में दिस वाज द बेस्ट द गवर्नमेंट कुड डू, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उसके अंदर भी अगर आप देखें तो दो चार उन्होंने कोशिश की हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू को एक्सेलरेट करें, दूसरी चीज़ों को एक्सेलरेट करें। अगर हुकूमत कह रही है कि भाई हमने आप पे नया टैक्स नहीं लगाना, तो इसका बुनियादी मकसद क्या है? इसका मकसद है कि लोगों की साइकोलॉजी को पॉजिटिव में लाना, कि भाई आप बस काम पे फोकस करें, जैसी थोड़ी सी इकोनॉमी खुलती है आप बस गेट गोइंग, हम आप पे नया टैक्स नहीं लगा रहे हैं, लगाना भी नहीं चाह रहे। सो ये देखें, चीज़ों को थोड़ा सा पॉजिटिवली भी लेना चाहिए। हमारी हर चीज़, वो जैसे आप लोगों ने शुरू किया था बात में कि एक हमारा सोशल एक वो पहलू है कि बस हमने एक रवैया डिसएग्रीइंग बन फॉर द चुका है पर्पस मौशरती ऑफ तौर पे, डिसएग्रीइंग। तनकीद करनी है हमने। अच्छा, लेकिन इसमें जी। फहीम साहब, क्या आप ये नहीं समझते कि गवर्नमेंट को शायद ज़्यादा रियलिस्टिकली जो है चीज़ों को आवाम को एतमाद में लेना चाहिए था बता के? क्योंकि सबको पता था कि इमरजेंसी की सूरत हाल है, बहुत मुश्किल है बजट बनाना, ये कोई आम हालात नहीं है। तो क्या यहाँ पे कुछ थोड़ी सी कोताही लोगों को बताना, शायद बेहतर तरीके से समझाने की ज़रूरत थी, जो नहीं हो पाया, या लोगों ने समझना ही नहीं होता? नहीं, लोग समझने वाले हैं। मैं आपकी सारे सीक्वेंस के मैं रिवर्स में चलूंगा कि नहीं, अच्छा। लोग समझने वाले होते हैं। हाँ। समझाना ज़रूरी होता है। देखें, सही। मैं अपनी मिसाल दे सकता हूँ कि मैं जब किसी से बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स सामने रख देता हूँ। फैक्ट्स, जो फैक्ट्स अच्छे बुरे किसी को पसंद आए ना आए, मुझे पसंद आए ना आए, सामने रख के फिर बात करें। हुकूमत ऑब्वियसली विद टाइम वो अपनी कम्युनिकेशन जो है आवाम के साथ, में ख्याल है उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बना सकते हैं। ज़्यादा प्रिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि देखें, एक होता है प्रोपागेंडा। प्रोपागेंडा इज़ समथिंग अनरियल। बट एक चीज़ जब पॉजिटिव की होती है, जब एक चीज़ बेहतर होती है, कि फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ की बातें अगर मानी गई हैं, अगर उनको कॉस्ट उनके कम करने की कोशिश की जा रही है, अगर उनको एक्सपोर्ट प्रमोशन की तरफ ले जाया जा रहा है, अगर टैक्स रिफंड्स दिए जा रहे हैं, अगर कोशिश किया जा रहा है कि और टैक्सेस ना लगाएं,
तो देखिए एक पूरे पैकेज में एक बात करनी चाहिए, क्योंकि चेरी पिकिंग जो होती है वो मेरे लिए भी बुरी है, वो आपके लिए भी बुरी होगी, सबके लिए बुरी होगी, बट उसको रेगुलेट करना, रेगुलेट ज़रा एक वो हार्श लफ्ज़ हो जाता है, उसको मैनेज करना, ये मैं समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म का फ़र्ज़ होता है, और वो हुकूमत वो प्लेटफॉर्म है, अच्छा वो कर फ़हीम सकते हैं, साहब, आप ऐसा पहले मुश्किल बता रहे थे, आपसे पहले हमारी जो बात हुई उसमें आपने ये कहा कि स्टिमुलस पैकेजेस वो कोई जी आइसोलेशन जी में उस कोई मुअस्सर साबित नहीं होते। यानी स्टिमुलस पैकेजेस नाजरीन को ये बताते चलें कि जिस तरह अमेरिका में और दूसरे मुल्कों में मईशत को मुआशी सरगर्मियों के अहया के लिए हुकूमतों ने खुसूसी फ़ंड्स दिए, जैसे अमेरिका में $2 ट्रिलियन से दिया गया, इस तरह कई अरब डॉलर बरतानवी हुकूमत ने दिए। भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे पड़ोस में। तो आपका ये कहना था कि ये आइसोलेशन में, नहीं तन्हाई में इफ़ेक्टिव नहीं होते। तो ये जो हमने यहाँ पे अभी दिए हैं हुकूमत ने मुख्तलिफ़ सनतों को जो एक फ़ंड्स फराहम कर दिए हैं, अब सहूलत पैदा की है उनके कारोबार में, तो आप क्या समझते हैं कि इससे कुछ सियासी इक़्तिसादी सरगर्मी का अहिया हो सकेगा? जी देखें, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चीज़ आइसोलेशन में क्या इफ़ेक्टिव होती है नहीं होती, शायद हो सकती हो कभी कभार, लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि मेरे ख्याल है आसानी से मैं कह सकता हूँ कि 98% इंसान की ज़िंदगी में कभी एक चीज़ आइसोलेशन में अगर आप करेंगे तो उसका उतना इफ़ेक्ट नहीं आएगा। स्टिमुलस जो होते हैं ना, वो मेरी नज़र में और मेरे प्रोफेशनल असेसमेंट के में बड़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक होता है फाइनेंशियल स्टिमुलस, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टिमुलस, एक साइकोलॉजिकल स्टिमुलस होता है, एक आप बेसिकली मैनेजमेंट स्टिमुलस भी कर सकते हैं। देखें, हर चीज़ को साथ लेके चलना होता है। अब अगर अमेरिका ने 2.3 ट्रिलियन प्लस का अगर स्टिमुलस दिया है, अगर यूरोपियन यूनियन ने 0.5 ट्रिलियन यूरोस का अगर स्टिमुलस पैकेज दिए, आप मैं आपको मैं आई एम कन्विंस्ड कि वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टिमुलस नहीं है, वो भी इंडस्ट्रीज़ के साथ इंगेज होंगे, वो अपने अपने रिटेलर्स के साथ इंगेज होंगे थ्रू देयर मैकेनिज्म्स, कि भाई ये हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं, आपने अपनी एक्टिविटी को इस बेनिफिट को लेकर बढ़ाना है। ऐसी बात नहीं है कि हुकूमत बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा टाइटन अप अगर हम कर सकें किसी तरीके से, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइकोलॉजिकली बहुत अहम है मेरी नज़र में कि साइकोलॉजी को पॉजिटिव करना और पॉजिटिव रहना। वो देखिए, मैं थोड़ा सा हट के आपको बात करता हूँ, पाकिस्तान ने पिछले 3-4 साल में वो काम किए हैं जो दुनिया की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, लेकिन हम उनको भूल जाते हैं। हम बस वो हर वक्त ही नेगेटिव 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 नेगेटिव, मैं वो सही नहीं इसलिए कह रहा आप जी, क्या बजट समझते बहुत कि जो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ हुकूमत की जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसमें कोई मसला है जिसकी वजह से आवाम तक वो मुस्बत बातें पहुंच नहीं पाती हैं? ख्याल है उसको थोड़ा सा इवॉल्व अगर कर लें। देखें, वो भी कम्युनिकेशन हो रही है, एहसास प्रोग्राम आखिरकार हुआ है ना, जो पाकिस्तान की मेरे ख्याल है हिस्ट्री में इस तरह नहीं हुआ, तो वो भी कोई एक मुस्बत मैकेनिज्म के तहत हुआ था। इसी तरह लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि किसी के साथ ट्राई करके देख लें। 10 बातें उठाएं और बेशक 9 बातें झूठी हों, सारी नेगेटिव 9 बातें करें, एक बात पॉजिटिव करें, उनका जो आगे वाले बैठे होंगे उनका दिमाग वैसे ही नेगेटिव हो चुका होगा। आप 9 बातें पॉजिटिव करें, एक बात नेगेटिव करें, उनका माइंड पॉजिटिव हो जाता है। ये एक बेसिक हमारे दिमाग में किंक है, मैं इस पर किताब लिख चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये कि हमारा जो भी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है उसको थोड़ा सा अगर हम इवॉल्व कर लें, थोड़ा सा और टाइटन अप कर लें, थोड़ा सा और इफेक्टिव ठीक। कर लें, और और हमारी भी सेंटेंसेस ये अपने और कोशिश कुछ नहीं होती तो है, थोड़े छोटे कर लें। हमारी भी ये कोशिश होती है हमारे प्रोग्राम के जरिए कि कम से कम वो पॉजिटिविटी जो हो रही है उसके ऊपर हम खुद भी नजर रखें और लोगों को भी बताएं, क्योंकि बड़ा जरूरी होता है। जो गुमान है, जैसा इंसान गुमान करता है वैसा उसको महसूस होने लगता है, जो आप साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं कि वैसा हो रहा है। बहुत शुक्रिया फ़हीम सरदार साहब आपके वक्त के लिए। थैंक यू। इम्तियाज साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही अच्छी बात है। ये तो अल्लाह ताला अपने बारे में कहता है कि जैसा तुम मेरे बारे में गुमान करोगे वैसा मैं तुम्हारे साथ पेश आऊंगा। तो ये तो बिल्कुल नेचुरल है कि आप जैसे सोचते हैं आपकी सोच वैसी हो जाती है। आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव, आपको लगता है सब कुछ हो रहा है, पॉजिटिव सोचते हैं तो आपको लगता है पॉजिटिव हो रहा है। हमारी कुछ लगता है कि सोसाइटी और हम बहैसियत कौम कुछ शायद थोड़े नेगेटिविटी हमने इतनी देखी है जी कि हम बिल्कुल, कुछ ऐसे हो गए। एक तो बहैसियत कौम और दूसरी तरफ सियासी तकसीम इतनी शदीद हो गई है जिसको सियासी पोलराइजेशन कहते हैं, जिसकी वजह से जो दूसरा कैंप होता है वो एक दूसरे अपने मुखालिफ कैंप की बात पे यकीन नहीं करेगा, उसको हमेशा एक मखसूस जाविया देगा, इसको कहते हैं ट्विस्ट करके पेश करते हैं। वो इसीलिए बड़ी वो एक इस्तिलाह भी
बड़ी मशहूर हुई है कि फेक न्यूज़, जो कि अमेरिकी सदर ने उसको इंट्रोड्यूस किया कि लोग मेरे बारे में जो मर्जी कहते रहें, वो फेक न्यूज़ बस वो गलती है। मैं जो आपको कह रहा हूँ आपको उस पर एतबार यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त मैं बैठा हूँ इस कुर्सी पे। और आज तक उन्होंने बल्कि अमलन ये किया कि जो बहुत बड़े बड़े उनके नेटवर्क्स थे उनको अमलन उन्होंने साइड लाइन कर दिया। सिर्फ फॉक्स न्यूज़ को वो इंटरव्यू देते हैं। अब भले आप उनसे इत्तेफाक करें ना करें, वो आपका अपना प्रोरोगेटिव है। जर्नलिस्ट के साथ जो उनका रवैया होता है, बड़े मुंह पे उनको जो है वो स्नब कर देते हैं। बिल्कुल, तो उन्होंने और हर बात बड़ी एक्चुअली वाज़े तौर पे कह देते हैं। उसमें मैं पढ़ रहा था कि जब बार बार उन्होंने मार्च में चाइना वायरस और वुहान वायरस की बात की कोरोना के तनाजुर में, तो जाहिर है अब चीन ने उसके खिलाफ एहतजाज भी किया। सदर शी जिनपिंग ने उनके साथ बातचीत में बाकायदा इस पे एतराज़ किया कि जी आपने इसको चाइना वायरस कैसे कह दिया। तो इतना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है ट्रम्प, उसमें बड़ी खामियां होंगी एक, लेकिन उसने फॉक्स न्यूज़ के इंटरव्यू में बड़ी बिल्कुल वाजे देखें जी, बात यह है कि जो एक वीडियो चल रही थी उसमें जाहिर ये किया गया कि हमारे फौजी गए थे अक्टूबर में वहाँ कोई एक्सरसाइजेस के लिए चीन में, और तासुर ये दिया गया कि इन फौजियों की वजह से कोरोना वुहान पहुंचा है। तो लिहाजा मैं इस नतीजे पे पहुंचा और मेरे जो कुछ अफसरान थे वो भी इस नतीजे पे पहुंचे कि ये चीन हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये वुहान में शुरू हुआ था। लेकिन उसके बाद जब 24 मार्च को उनकी बात हुई उनके साथ शी जिनपिंग के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने फिर बाद में कहा कि आइंदा मैं ये नहीं कि उन्होंने कोई डर के किया, लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड उसके तौर पे उन्होंने कहा कि जी मैं आइंदा आप ये नहीं कहूँगा कि ये चाइना वायरस है या वुहान वायरस है। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमें एक इम्तियाज़ साहब ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद नाज़रीन जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान रेलवेज़ की। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे में 76,000 जो मुलाजमीन हैं उनकी छांटियों का जो ऑर्डर किया है वो किस वजह से किया है, और इतने सालों में 70 सालों में पाकिस्तान रेलवेज जो है, जो 150 साला ये जो सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर, सबसे कदीम सिस्टम है और बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था जो अंग्रेज़ लेके आया था यहाँ पे बड़े सगीर में, उसको हम बेहतर तो खैर क्या करते, वो इस कदर बिगाड़ का शिकार क्यों हो गया और इस वक्त सूरत हाल क्या है, उसके पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए रुमाल, दुपट्टा, हिजाब या मास्क से लगातार मुंह और नाक ढांपने की आदत अपनाएं। याद रखें, घर से बाहर मुंह और नाक को ढांपना लाजमी है। इसकी पाबंदी करें ताकि आप महफूज रहें, पाकिस्तान महफूज रहे। हुकूमत पंजाब। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सिस्टम करप्ट, मुलाजमीन जो है वो वफादार नहीं है, नाअहल अफराद की भरमार है, इदारे की मुकम्मल ओवरहॉलिंग की जाए, ये संगीन जो है इल्ज़ामात कह लें या ये मसाइल जो है ये एग्जिस्ट करते हैं पाकिस्तान रेलवेज़ में। PIA को ले लें आप, स्टील मिल्स का जो हाल हुआ आप उसको देख लें, पाकिस्तान रेलवेज़ में क्या हो रहा है। इम्तियाज़ साहब, ये अब 76,000 एम्प्लॉयज़ हैं जिनके बारे में कोर्ट जो है वो ये कह रही है कि आप उनकी छांटियाँ जो है वो करें। 70 साल में क्यों बेहतरी नहीं आ सकी और क्यों इतना डिटीरियोरेट जो है वो होता जा रहा है ये इदारा। और आप तो खुद जर्मनी में रहे हैं और आपने वहाँ पे देखा है कि किस तरह से हमारी नज़रों के सामने पूरी दुनिया में, हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर अब वो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है उनका ये इदारा, तो इतनी बेहतरी आई, पाकिस्तान में क्यों नहीं आ सकी? देखिए, मेरा ख्याल है आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की बात कर रही हैं जिसमें उन्होंने पाकिस्तान रेलवेज़ से कहा है कि आप इसकी छांटी करें। जी बिल्कुल, क्योंकि वो जो सेक्रेटरी थे रेलवे के, उनकी काफ़ी सरजनिश भी हुई जब उनसे सवाल जवाब हुए, तो कई सवालात के वो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके हैं। अब हुआ ये है कि चाहे वो गुलाम अहमद बिलोर साहब थे जब रेलवे के मिनिस्टर थे, चाहे शेख रशीद साहब थे जो आज से 10-15 साल पहले भी बने थे पहली मरतबा,
फिर या उनके बाद ख्वाजा ख्वाजा साद साद रफीक साहब आए, फिर शेख रशीद साहब हैं। ये लोग आते हैं हुकूमतों में, एक मुलम्माकारी हो जाती है, थोड़ा सा मेकअप इधर उधर करके तो समझते हैं कि हमने 10 ट्रेनें चला दी, हमने 15 ट्रेनें चला दी। वजीर जो है ये बातें कह के बड़ा खुश होता है, समझता है कि आवाम खुश होंगे जब कहते कि मैंने फलां एक्सप्रेस चला दी और 15 नई गाड़ियाँ आ गई, बगैर ये सोचे हुए कि जब वो अगर 15 गाड़ियाँ आपने चला भी दी हैं तो उसका आखिर कोई रिजल्ट उसका आता है नहीं आता, और उसके अखराजात होते हैं, बुनियादी अखराजात। तो उस तरफ तवज्जो की बजाय आप उसमें ट्रेन्स ऐड करते चले जाते हैं। उसकी वजह से जो एक ऐसा इदारा है जिसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर आज से 150 साल पुराने उसूलों पे मबनी है, यानी एक बीमार जान है, बीमार जिस्म है, और उसके आप उसको पैनाडोल, उसको डिस्प्रिन दे के और उस पर थोड़ा सा मेकअप पे समझते हैं कि वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर हैं वो असल सूरत हाल नहीं बताते हैं। बिल्कुल ठीक है। और यही वजह है कि गुज़िश्ता 72 बरसों में जो ट्रैक अंग्रेज़ बादशाह छोड़ गया था कराची से लेके कोहाट तक और पेशावर तक पाकिस्तान में, वो ट्रैक आज भी उधर का, बल्कि उसमें से कुछ हिस्से शायद ख़राब हो गए, हो सकता है कुछ नए हिस्से बनाए गए हों, लेकिन जब आप अगर रेफरेंस देंगे तारीख़ में तो ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान में 1947 से 2020 तक वही ट्रैक इस्तेमाल हुआ जो अंग्रेज़ छोड़ गया था। और उसके अलावा जो उसके अंदर के गवर्नेंस सिस्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक, बल्कि मैं ये कहूँगा कि चाहे वो रेलवे है, चाहे और बड़ी कॉरपोरेशंस हैं, चाहे PIA है, चाहे स्टील मिल है, इसको हर हुकूमत ने तकरीबन हर हुकूमत ने माजी में इस्तेमाल किया, अपने अपने लोगों को, जियालों को, अपने जितने कारिंदे थे, अपने मनपसंद अफराद थे, उनको पार्क किया बड़ी बड़ी तनख्वाहों पे। तो जो लामहला उस इदारे के लिए नुकसान का सबब बनता है। तो फिर हल तो इसका लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ही है। जब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन की तो फिर तनकीद शुरू हो जाती है, चाहे वो पाकिस्तान स्टील हो या बाकी इदारे हो। असल में ऑप्शन है पाकिस्तान इस वक्त एक अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है कि जब स्टील मिल में प्राइवेटाइजेशन की बात आई और वहाँ से 9000 अफराद को फारिग करने का सोचा गया है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन चली गई है और अदालत ने बाकायदा नोटिस जारी कर दिए। लेकिन यहाँ पे बात कुछ और हो रही है। अदालत उज़्मा बसद एहतराम उन्होंने इनको कह दिया कि आप इनकी छांटी करें, 76,000 अफराद आपने इसमें भरे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ तजाद सा नज़र आता है मुझे। मैं आपको बताऊँ कि जर्मनी में जब इत्तेहाद हुआ दोबारा 1990 में, यानी ईस्ट जर्मनी और वेस्टर्न जर्मनी, जब दीवारें बर्लिन गिरी, उसके बाद वहाँ पे चूँकि बहुत सारे इदारे थे, बीमार इदारे ईस्ट जर्मनी में, क्योंकि वो भी एक सोशलिस्ट मईशत थी। एक एक इदारे में ज़रूरत से 10-10 गुना ज़्यादा लोगों को रखा गया था, जॉब्स दी गई थी। तो एक फ़ैसला हुआ कि हम तमाम उन इदारों को जो साबका मशरिकी जर्मनी में थे उनको प्राइवेटाइज कर देते हैं। अच्छा। तो उनकी बाकायदा असेसमेंट वगैरह हुई। सही। उसके लिए एक इदारा बनाया गया, हमारा तो यहाँ प्राइवेटाइजेशन कमीशन है, वहाँ पे एक इसी नाम से थ्रॉयहंड अनस्टाल्ट उसका नाम रखा गया। अच्छा। कि आपके ज़िम्मे मिसाल के तौर पे ये 100 इदारे हैं, आपने इसके साथ जो करने का, आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये हैं कि इनको आपने, चूँकि ये सारे खसारे में चल रहे हैं, आपने इन्हें प्राइवेटाइज कर दें। ठीक है। उसमें से अक्सर इदारे कर्जों में डूबे हुए थे, बिल्कुल ऐसी जैसे कि पाकिस्तान स्टील मिल का इस वक्त कर्जे वाजबात 585 अरब है, जिस तरह PIA कोई 300 अरब से जायद के कर्जों में डूबा हुआ है, ऐसे ही था। तो उस वक्त बेहतरीन उन्होंने स्ट्रेटजी की कि कोई कम से कम 2 दर्जन के करीब इदारे 1 मार्क की अलामती कीमत पे उन्होंने फरोख्त कर दिए, और उसमें जो कारकुन थे उनके मफादात को भी सामने रखा गया, बाकायदा नेगोशिएट किया गया। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि वहाँ के प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने जो फैसले किए, किसी अदालत ने उसके खिलाफ की पिटिशन कबूल नहीं की, कोई अस खुद नोटिस लेके उस प्राइवेटाइजेशन को नहीं रोका, जिसकी वजह से वो तमाम प्राइवेटाइजेशन का अमल 5-6 बरसों के अंदर निमट गया। और आज अगर हम वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे बिल्कुल हाई टेक इंडस्ट्रीज वहाँ पे काम कर रही हैं, जो लोग फारिग हुए थे उनको
रीट्रेन किया गया, मुख्तलिफ इदारों में जॉब्स दे दी गई, गोल्डन हैंडशेक दे दी गया, सही। कोई उसमें अदालती इंटरवेंशन नहीं हुई थी। अच्छा, और उसमें ये जो छांटियों की बात है, 75,000 मुलाजमीन, अगर आप लग्जमबर्ग देखें, यूरोपियन एक छोटी सी कंट्री है, वहाँ की टोटल जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख है। अगर उसमें से ये 75,000 रेलवे में किसी एक इदारे में डाल दिए जाएं तो आप सोचें कि पीछे बाकी इदारों के लिए लोग क्या बचेंगे। तो इतनी बड़ी तादाद, डिजिटलाइजेशन जो है, जो मैंने पहले भी बात की, क्या वो क्यों नहीं हम कर सके पाकिस्तान में? हमारे पड़ोसी मुल्क में भी 2018 में शुरू हो चुकी है। उसकी वजह से जो मैन पावर है वो बहुत कम हो सकती है, क्योंकि जाहिर है जो 10 लोग काम कर रहे हैं उनकी जगह एक बंदा जो है वही काम संभाल सकता है। आप ऑनलाइन कर लेते हैं चीज़ें, चाइना में डिजिटलाइजेशन है, फिर यूरोप के अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है। तो हम क्यों अभी तक इतने पीछे? वही मैनुअल सिस्टम, वही फाटक, वहीं पे वो बंदे खड़े हुए हैं, झंडियां लहरा रहे हैं, झंडी की, और कभी कभी झंडी होती नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। अब तक पाकिस्तान में देख रहा था 1953 से लेके अब तक कोई पाकिस्तान में 20 बड़े हादसात हुए हैं, जिसमें सैकड़ों अफराद जहाँ बहक हुए हैं। और उसकी कई की बुनियादी वजह यही थी कि सिग्नल डाउन था, डाउन नहीं था, जिसकी वजह से ड्राइवर को पता नहीं चल सका, कहीं पे ट्रैक खड़ा हुआ है, कहीं खुला था। सो उसमें आप जो बात करिए डिजिटलाइजेशन की जी, आपको तो उसके लिए वजीर भी फिर डिजिटल लाने पड़ेंगे। अच्छा, यानी विजन वाले, बहुत बड़ा मसला है, विजन वाले हम ना ही समझेंगे। देखें, आपको वजीर से लेके जो ब्यूरोक्रेसी है रेलवे को चलाने वाली, वजारत रेलवे को, वो भी उस डिजिटल विजन के लोगों को लाना पड़ेगा जो इस चीज़ से दिलचस्पी भी रखते हों, जो इसको खुद समझते भी हों। हमारा सेक्रेटरी रेलवे का या किसी भी वजारत का आज तक अपनी ईमेल भी वो जीमेल और हॉटमेल पे चलाता है, खुद तमाम वो ड्राफ्ट तैयार करते हैं, डिक्टेट करवा देते हैं, अपने हाथ से कोई काम करने को तैयार नहीं है। तो जब तक यहाँ पे जो मैन पावर जो है, जो कि अफसरान हैं, हमारे हुकाम हैं, वो आमादा नहीं होंगे खुद को डिजिटलाइज करने पे, रेलवे की या किसी और वजारत की डिजिटलाइजेशन कैसी। हालांकि दिलचस्प बात है कि कल हमाद अजहर साहब बता रहे थे क्योंकि 10 अरब रुपए भी रखे हैं ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए, तो उम्मीद करनी है चाहिए कि हम जो वादा किया हमाद अजहर साहब ने उसकी तरफ कहीं थोड़ी सी हम पेशरफ तेज़ी से हो, ताकि दूसरी वजारतों को भी फिर कोई तहरीक मिले, वो भी ऐसे लोगों को ऊपर लेके आएँ जो आईटी से दिलचस्पी रखते हों और उनकी अपनी एक विजन भी हो, ताकि इन सिस्टम्स को हम स्मार्ट कैसे करें। जब तक आईटी बेस्ड नहीं होगा, जब तक ऑनलाइन नहीं होगा, हमारे सिस्टम स्मार्ट नहीं हो सकते। अच्छा, ये सिर्फ रेलवे की बात नहीं है, आप पुलिस में देख लें, आप दीगर जो हमारे पोस्ट का जीपीओ आप देखें जो लाहौर में बना हुआ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इतने एम्प्लॉइज हैं, लेकिन अब तो कितने उससे बेहतर तरीकाकार जो है देखें, आप छोड़ें, क्या हम जितने भी बात करेंगे उतनी हमारा अपना मूड खराब होगा। अब मुल्क से बाहर चलते हैं, मुल्क से बाहर चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, नाज़रीन एक ब्रेक हमें लेना है, और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो बात करेंगे जो रेसिज्म की आजकल बात हो रही है, जॉर्ज फ्लॉयड जो है उसकी हलाकत के बाद जिस तरह से पूरी दुनिया में और वेस्ट में ख़ास तौर पे जो मुजाहिरे हैं और जो एहतजाज है वो शुरू हो गया, लेकिन हमारे बिल्कुल पड़ोस भारत में क्या कुछ हो रहा है और कितनी ज़्यादतियाँ जो हैं वो लोगों के साथ की जा रही हैं, इस पर हम बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक जानिब वो मोहब्बत है जिसने मेरी खातिर दुश्मन का तीर खाया और अब दूर है मुझसे। ये लिबास जो मुझे दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीनों का मुहाफिज समझकर हमने जिस शख्स को हिफाजत की जिम्मेदारी दी, असल में वो शख्स सलीबियों का आलयकार। इंसान की लालच और इश्क, ये दोनों कमजोरियाँ किसी भी इंसान को तबाह और बर्बाद कर सकती हैं। अगर उन्हें रास्ते से न हटाया कुर्तोगलू तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर जंग में शहीद हो जाऊं मैं तो गोक्षी से निकाह कर लेना अर्थ।
बीमारी के अलामात जाहिर होने में कितना वक्त लगता है? कोरोना की अलामात कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 14 दिन में जाहिर होती हैं। ऐसे लोग जो वबाई इलाकों से वापस आ रहे हैं, उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीना में रहना चाहिए। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक। इम्तियाज साहब 17 साला दलित लड़का विकास यादव इसका नाम है और 31 मई को एक मंदिर में ये इबादत के लिए जाता है, जिसके बाद जब वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि कितनी डिफरेंट जो है वो उनकी दलित हैं, फिर उनसे कुछ थोड़े से बेहतर जो अपने आप को समझते हैं, उन लोगों को जब पता चला कि ये मंदिर में गया, ये गया क्यों, एक निचली जात का फर्द जो है वो हमारे मंदिर में कैसे जा सकता है, और उसको घर से जाके जो है उस पर तशद्दुद किया गया, उसको पकड़ के और फिर उसको इतना तशद्दुद किया गया कि वो बेचारा बच्चा जो है वो उसकी हलाकत हो गई। तो ये कोई एक वाकया नहीं है, आपके पास पूरे स्टेटिस्टिक्स हैं कि कितने वाकयात जो है वहाँ पर होते हैं और किस तरह से लोगों के साथ जी बड़े तवातुर के साथ ये वाकयात हो रहे हैं। लेकिन अगर अब जॉर्ज फ्लॉयड की तरफ जाएं जी कि वो कोई 21-22 मई को ये वाकया हुआ मिनियापोलिस में, और वहाँ पे उसने, हालांकि एक वीडियो जो आई उसमें कहा भी गया कि मैं अब सांस मेरी बंद हो रही है, पुलिस वाला उसकी गर्दन पर बैठा हुआ था। तो उसके बाद से जो मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हुआ वो एक ट्रेंड बन गया कि ब्लैक लाइव्स मैटर, यानी कि जो यहाँ पे स्याह फार्म बाशिंदे हैं उनकी ज़िंदगी भी उतनी ही अहम है जितनी सफ़ेद फार्म बाशिंदों की है। और मुजाहिरों ने तो इतनी शिद्दत इख्तियार की कि ख़ुद वाशिंगटन में सदर ट्रंप को अपनी सरकारी रिहाइशगाह वाइट हाउस के जो इंतहाई महफूज इलाका है वहाँ पे जाना पड़ा, और उस पे वो बड़े नाराज़ भी हुए कि ये ख़बर बाहर कैसे चली गई। अब इसी से मुतासिर होके जो कुछ अमेरिका में हुआ वो उसका असर पहुंचा भारत में। वहाँ पे अभी एक नई तहरीक शुरू हो गई है कि दलित लाइव्स मैटर, यानी दलित वो लोग हैं जो हिंदू बिरादरी है उसकी 4 जातें होती हैं और उसमें 5वां जो दर्जा फिर आता है वो दलित हैं। शूद्रांस के बाद, शूद्रा जो है 4थी जात है, ब्राह्मण हैं, कश्तरी हैं और विशास हैं, उसके बाद शूद्रास हैं, 5वीं दर्जा जो है वो दलित है बेचारे। वो कोई यानी ना आप वो किसी को छू सकते हैं, ना किसी के साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, ना उन्हें स्कूलों में बराबर के या उसके हुकूक हासिल हैं। सदी में भी भारत जो अपने आप को सबसे बड़ा जमहूरी उसमें देखिए उसमें 2-3 बातें हैं कि 1997 में एक कानून भी नया आया भारत में वहाँ, और उसके तहत बाकायदा एक 20% का पाबंद किया गया तमाम सियासी जमातों को कि आपके 20% उम्मीदवार दलित होंगे। और आपको मालूम है कि दलित जो आबादी है वो कम अज़ कम 25 करोड़ है, मतलब पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। वो लोग जो कि ख़त गुर्बत से भी नीचे रहते हैं और इंतहाई ख़राब ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं क्योंकि समाजी तौर पे उनको बिल्कुल मार्जिन्स पे रखा गया है। और उसका आप देखिए कि मैं पढ़ रहा था कि feminisminindia.com एक वेबसाइट है, उसी में ये परसों एक आर्टिकल छपा, उसमें लिखा गया कि भारत में हर 15 मिनट के बाद एक दलित समाजी ज़्यादती का शिकार होता है, हर 15 मिनट के बाद या उसके ख़िलाफ़ एक जुर्म होता है। फिर कहते हैं कि हर रोज़ 6 दलित औरतें जिनसी तशद्दुद का निशाना बनती हैं। इस तरह कच्ची आबादियों में बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं, जिस तरह पाकिस्तान में भी हैं, वहाँ भी बहुत सारी कच्ची आबादियाँ हैं। तो हर साल 56,000 बच्चे इन कच्ची आबादियों में कम खुराकी और बीमारी के बायस जहाँ भाग हो जाते हैं, और ये 99% जो हैं वो दलित बच्चे हैं। इसके ख़िलाफ़ अभी तहरीक ताज़ा तरीन, चूँकि वहाँ जॉर्ज फ्लॉयड के बाद ये हुआ कि ब्लैक लाइव्स मैटर, यहाँ पे उन्होंने अब शुरू कर दिया है कि दलित लाइव्स मैटर। और अब उसके मुख्तलिफ कोई ओम प्रकाश माहोता साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स यूनियन है, जो दलित्स की ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी नुमाइंदे हैं। तो उन्होंने भी एक बड़ा अच्छा बयान दिया इसी हवाले से कि हम अफ्रीकी
अमेरिकन्स के साथ हैं और हम इसलिए उनके साथ हैं कि ख़ुद हम भी तासुब और इम्तियाज़ का या इम्तियाजी सलूक का शिकार रहे हैं और भारत में आम लोगों को दलित अछूतों के साथ इम्तियाजी सलूक में अपने किरदार का एतराफ़ करना होगा। हर ज़िंदगी अहम है। अच्छा, इसमें मुझे अभी एक बात याद आई कि 1991-92 में ऑल इंडिया रेडियो के एक मुसलमान ब्रॉडकास्टर थे जिन्होंने मेरे साथ जर्मनी में भी काम किया हुआ था। अच्छा। उबैदुल्लाह नियाजी साहब। अच्छा। वो इस्लामाबाद आए और मैं लंच पे उन्हें ले गया साथ, मेरा ख्याल किसी ब्लू एरिया के रेस्टोरेंट में। हमारे साथ जो ड्राइवर था मैंने उनको भी बुला लिया कि हमारे साथ आके खाना खा लो। वो जब खाना खा लिया तो उन्होंने कहा कि गुल साहब ये आपने क्या किया? अच्छा। मैंने कहा क्या हुआ? कि भारत में तो कहते हैं कोई तसव्वुर नहीं कर सकता कि आपका ड्राइवर, आपका क्लर्क आपके साथ चाय और खाने पे साथ शामिल हो जाएगा। तो मैंने कहा रियली? कहते ऑल इंडिया रेडियो में हम नहीं कर सकते कि आप किसी को, जो भी छोटी ज़ात का बंदा है, चाहे वो मुसलमान है चाहे गैर मुसलमान है या हिंदू है, वो आपके साथ आपका बर्तन को हाथ नहीं लगा सकता। इन छोटी जात के जो लोग हैं वो अच्छे ओहदों पर भी नहीं है, या वो ड्राइवर्स हैं या स्वीपर्स हैं या वो बिल्कुल जी उसमें बिल्कुल, चूंकि एक माशरती एक ऐसी तफरीक पैदा हुई है जिसकी वजह से उनको आगे आने का मौका नहीं मिला, क्योंकि अगर सारी उम्र अगर आपने गुर्बत में गुजार दी है तो फिर वो मौके जो कि आसूदा हाल घरानों को हासिल होते हैं आपको कहाँ मिलेंगे। बल्कि हमें थोड़ा सा ये भी उनको मार्जिन देना होगा कि 2017 में रामनाथ कोविंद साहब का ताल्लुक खुद भी एक वो दलित हैं, लेकिन वो सदर मुंतखब हुए 2017 जुलाई में भारत के। उससे पहले KR नारायणन साहब जो थे वो 1997 में सदर बने थे, वो भी उनका ताल्लुक भी दलित बिरादरी से। लेकिन मुझे लगता है कि ये मोदी गवर्नमेंट पिछले जो 6 साल से है इंडिया के अंदर, हालात मेरे ख्याल में इसके बाद भी ज्यादा खराब हुए हैं। उसमें ज्यादा खराब इसलिए हुए इसलिए कि इन्होंने जो हिंदू कौम परस्ती है, RSS की जो नजरिया है उसको उन्होंने बढ़ावा दिया और RSS हिंदू ब्राह्मण हिंदू डोमिनेंस उसके गलबे की बात करता है कि हमने अपने मुआशरे को, हिंदू मुआशरे को इससे बाकी लोगों से पाक करना है, चाहे उसमें चाहे मुसलमान हो या चाहे उनके अपने हिंदुओं में ये अछूत हैं या मुसलमान हैं या ईसाई हैं। तो ये एक बीजेपी के इक़्तिदार में आने की वजह से इस तफरीक में बड़ा शदीद एक इजाफा हुआ है। और अब देखना ये कि किस हद तक आइंदा आने वाले बरसों में भारत ख़ुद को इंसुलेट कर सकेगा उन नताइज से जो कि अब इस सूरत में, इस नफ़रत की सूरत में बरामद हो रहे हैं। ये रियलाइजेशन है भारत को, वहाँ के जो दानिश्वर हैं या पॉजिटिव सोच रखने वाले जो लोग हैं, कि जो इमेज है भारत का पूरी दुनिया में वो किस कदर ख़राब हो रहा है मोदी गवर्नमेंट की वजह से, उनके इक़दाम की बल्कि अच्छा आपने मुझे याद दिला दिया कि इमेज तो ख़राब हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर इसके एक्टिविस्ट भी मौजूद हैं, दलित आबादी के साथ, कम्युनिटी के साथ, यानी देखिए 25 करोड़ लोग हैं कम से कम, उनके साथ इज़हार यकजहती के लिए माफ़ कीजिए लोग मौजूद हैं, तंजीमें भी मौजूद हैं, बिल्कुल सॉलिडारिटी फ्रंट्स हैं। बिहार के जो 52 में से 36 अजला में इस वक्त एक मुसल्लह जदोजहद चल रही है। इसके अलावा बहुत सारी तंजीम, गुजरात जो कि मोदी साहब का घर है, वहाँ पे भी एक मुसल्लह तंजीम और सियासी तंजीमें ज़ोर पकड़ रही हैं अपने हुकूक के लिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है, चूँकि आपने बीजेपी की बात की, कि वहाँ पे लोग क्या बात नहीं करते, बात ज़रूर करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए अभी हम बात करना चाह रहे थे, बिल्कुल हमने कोशिश की, कोई तैयार नहीं था। मैंने 3 लोगों से हमने दिल्ली में बात की, एक साहब थे कोलकाता में, बल्कि 4 लोगों से मेरे जानने वाले थे। हमने उन्हें फ़ोन किया तो हमारे कोऑर्डिनेटर भी बता रहे थे कि उन्होंने जब उनका सुना कि पाकिस्तान से कॉल है, उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात ही नहीं करती। 2 ख़वातीन थी उनमें जी, तो वो उसके 2 पहलू हैं। एक ये कि शायद वो पाकिस्तान से चूँकि कॉल गई वो बात नहीं करना चाह रहे थे, दूसरा ये कि खुद बीजेपी और RSS का इतना खौफ है इस वक्त कि बड़े बड़े लिबरल लोग जो थे वो अब हमारे साथ फ़ोन पे बात करने से भी कुछ गुरेज करते हैं, बड़ी मुख्तसर बात करते हैं जहाँ पाकिस्तान की बात आती है। तो ये एक बड़ी खौफनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर। हमें ये याद रखना चाहिए कि हम दलित या जो अछूत हैं भारत में उनकी बात तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी इसीलिए हमें बड़ा ज़रूरी है कि अगर हम किसी का दिफा करते हैं, किसी के हक़ में बोलते हैं,
तो यहाँ पे भी हम जितने अपने लोग हैं, चाहे मुसलमान हैं, गैर मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, उन सब का हम उतना ही ख्याल रखें जितना हम अपना करें, ताकि दूसरों के सामने हम बुलंद सिर बुलंद होके बात करें कि आप अपने लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। माइनॉरिटीज के साथ तो मुसलमान उठ खड़े होते हैं उनके हक में बात करने के लिए, बहुत सारी ऐसी चीजें, और माइनॉरिटीज खुद इस बात की गवाही देती हैं पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान में एटलीस्ट इस बुनियाद के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दैट्स वेरी फॉर्चुनेट। अच्छा, एक और चीज ये है कि भारत जो है वो जिस तरीके से ये सब कुछ कर रहा है, उसमें कश्मीर और जो कश्मीरी मुसलमान है, आप समझते हैं कि जो हर तरफ मास्क खोलते जा रहे हैं ये मोदी गवर्नमेंट जो है, उससे जो कश्मीर का इशू है मजीद हाईलाइट करने में और उसमें पाकिस्तान का जो रोल है, पॉजिटिव रोल, वो मेरे ख्याल में इस वक्त ज्यादा बेहतर तरीके से अदा किया जा सकता है कि उसको भी, उस इशू को भी जो है वो देखिए भारत जी बिल्कुल, भारत ने अपने लिए कुछ अपना महाज खोल लिए मुख्तलिफ, और पहले 5 अगस्त को गुज़श्ता साल उन्होंने कश्मीर को एनेक्स किया, अपनी यूनियन टेरिटरी करार दिया, लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी करार दिया 5 अगस्त को। उसके साथ ही, उससे पहले बल्कि नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट उन्होंने कर दिया कि जिसके तहत आपको हर भारतीय को साबित करना है कि वो वाकई उसका डोमिसाइल भारत का है, यानी वो वहीं पे पैदा हुआ है, क्योंकि उस चक्कर में वो जितने भी बंगाल से लोग आए हुए थे उनको निकालना चाह रहे थे। तो ये पहली मर्तबा है कि पाकिस्तान ने तो एक अपना मौक़िफ़ बरकरार रखा है 1947 से, और वो बार बार अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का रेफरेंस देता रहा है कि उसके तहत ये मसला हल तलब है और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की इन करारदादों का एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन ये पहली मर्तबा थी कि जिस ब्लेटेंट अंदाज में भारतीय हुकूमत ने, बीजेपी ने कश्मीर को एनेक्स किया और नेशनल रजिस्ट्रेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया पूरे मुल्क में, कि बैरूनी ममालिक में ख़ास तौर पे मीडिया ने, हुकूक इंसानी की तंजीमों ने उस पर इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया, और ये मामला गैर मामूली तौर पे हाईलाइट हो गया। इससे दबाने की कोशिश कर रहे थे और ज़्यादा। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जब भी हम इस्लामाबाद में गैर मुल्की सफारतकारों से मुलाकातें होती रहती हैं, जब भी हम भारत की बात करते हैं या कश्मीर की बात करते हैं, तो यकीन कीजिए कि सफ़ीरों ने मुझे मेरे मुंह पे प्राइवेटली कहा कि देखिए भारत के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक सफ़ीर ने कहा कि अभी हमने उनके साथ $3 अरब का असले का सौदा किया है। एक और सफ़ीर ने कहा कि हमारा तो उनके साथ कई अरब डॉलर का खुसूसी मुआहदे हो रहे हैं डिफेंस में और IT में। सो उनके जो मुआशी मफादात हैं वो फिर सामने आ जाते हैं। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला कि फॉर्मली सरकारी तौर पे किसी भी हुकूमत ने, किसी भी मुल्क ने कश्मीर की एनेक्सेशन यानी 5 अगस्त का जो इकदाम था उसकी मजम्मत नहीं की, आज तक नहीं की। सिर्फ ये कहते रहे कि वहाँ पे हुकूक इंसानी को पामाल नहीं किया जाना चाहिए। सो ये जहन में रख, और उसके बाद अभी हुआ ये कि चूँकि मजम्मत नहीं हुई कि आपने जाके कश्मीर में मज़ीद आपने फ़ौज दाखिल कर दी, उसी से थोड़ा सा इनकरेज होके भारत ने लद्दाख में, मशरिकी लद्दाख में ये काम कर दिया। वहाँ पे अपनी उन्होंने पोस्टें कायम करनी शुरू कर दी वहाँ पे, जिसकी वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी चीन की, उनको फिर मेरा ख्याल है मुतहर्रिक होना पड़ा, और वो कोई 60 तकरीबन किलोमीटर का 60 किलोमीटर का एक ऐसा इलाका है जहाँ पे चीन समझता है कि ये उनका है। तो उस इलाके में जाके उन्होंने फिर अपनी कुछ पोस्टें कायम की हैं, कैंप बना लिए हैं। हालांकि उससे पहले भारत ने काफ़ी कुछ किया हुआ था। 2008 में वहाँ पे एयर बेसिस थे, दौलत बेग का, और एक और फुकची नाम का एयर बेस था। वो भी उसमें उन्होंने रिवाइव किया उसको, सड़कें भी बनाई वहाँ पे। लेकिन गुज़श्ता साल के जो वाक़यात हुए, जिस तरह भारत ने कोशिश की कि अपनी ताकत के ज़ोर पे कश्मीर पे कब्जा कर लिया, अमलन कब्जा कर लिया भारत इन तमाम इक़दामात, तो उसने अलार्म किया चीन को, और उस वजह से फिर मेरा ख्याल है कि चीन ने अभी ये कार्रवाई की है, और हमें ये लगता है कि चीन अभी इस पे अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेगा। ठीक है, वक्त चूँकि कम है इम्तियाज़ साहब, और हमने बात करनी है हमारे अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो जाके ऐवानों में जो है वो आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आवाम को न सिर्फ एजुकेट करें बल्कि अवेयर भी करें। लेकिन कोविड-19 को लेकर
किस तरह से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, किस तरह से लोगों को मिसगाइड किया गया, उसकी कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। और मैं चाहूंगी जुनैद साहब कि काइंडली आप जरा वो सुनाएं हमारे देखने वालों को और दिखाएं भी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बात की, नबील गबोल साहब ने भी बात की और फैसल रजा आब्दी साहब ने भी बात की। उन्होंने क्या कहा जरा देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। खुद डॉक्टर हमें कहते हैं आप नींद ज्यादा करें, जितना आप सोएंगे आपका वायरस भी सो रहा होगा और वो मुतहर्रिक नहीं रहेगा, नुकसान नहीं करेगा। तो जब सोने के साथ वो सो जाता है तो मरने के साथ तो मर भी जाता है फिर। और पता नहीं कैसा वायरस था कि इसने वुहान की सरहद को अबूर नहीं किया। ये फैल नहीं रहा था, ये फैलाया जा रहा था। देखें ये दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर चल रही है, बगैर गोली चलाए दुनिया की एक वर्ल्ड वॉर चल रही है। जब ये वॉर का इख्तिताम होगा और दुनिया खोलने की तरफ आ रही होगी तो तकरीबन 30-35 मुल्क जो है वो नक्शे से मिटना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिक ड्यू टू द इकोनॉमिकल क्राइसिस। बच्चों की कहानी ये है कि फी शख्स जो भी मरेगा उसको यहाँ पर कहा जाता है कि जी जो शख्स मरेगा कोरोना में उसको जो है उसके लवाकिन को $3000 WHO देगा। जी आपने सुना कि जी जब इंसान सो जाता है तो फिर वायरस भी सो जाता है और जब बंदा मर जाता है तो फिर ये वायरस भी मर जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी मतलब बहुत ही जो है ना तहकीक करके लगता है ये उन्होंने ये बात की, समझ आई आपको? हाँ जी, वो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अमेरिका का जो है तो मौलाना साहब को वहाँ भिजवा देना चाहिए कि वो भी इनके ख्यालात से मुस्तफ़िद हो सके। इसका मतलब पूरी दुनिया को सुला दें। तो ये तो कोई बड़ा मुफीद नुस्खा बता रहे हैं, आपका पेट्रोल की भी बचत हो जाएगी, बिजली की भी बचत हो जाएगी। अगर इनके आपने मशवरे पे अमल कर लिया तो लोग फिर 15-15, 16-16 घंटे सोते रहे। वायरस को मारना है तो मरना भी पड़ेगा फिर उसके लिए, उन्होंने ये भी सजेशन दी है। तो बस पता नहीं हमारे सियासतदान अल्लाह इनको खुश रखे, इनकी रहनुमाई करे। फैसल रजा आब्दी साहब कह रहे हैं कि जी ये कैसा वायरस है, ये फैल नहीं रहा, ये फैलाया जा रहा है, इन्हीं एक साजिश है। उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसके बारे में है तो सही बहुत सी, लेकिन क्या इस मौके के ऊपर जब ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है इस तरह की बातें करना, ये शुरू में भी इस तरह की बातें करना मुनासिब था? बगैर सोचे समझे आप नेशनल टीवी के ऊपर आके और मीडिया पे आके आप ये बात करें, आप कोई तौहीन अदालत ना हो जाए, आपके कोई सू ना कर दे आपको जब आप कहें कि बगैर सोचे समझे वो बातें कर रहे हैं, आप उनको चैलेंज कर रही हैं कि वो टीवी पे आके सोच समझ के बात नहीं करते। ये उनकी अपनी ओपिनियन है, वो समझते हैं कि इस तरह है तो बस ठीक है, समझते रहें। हम कौन हैं उन पे एतराज़ करने वाले? हम आप जो समझते हैं वो हम आवाम को बताते रहेंगे और आवाम को हम ये बता रहे हैं कि कोरोना वाकई एक बहुत मोजी वबा है और उसके लिए आपको लेकिन इम्तियाज़ साहब सॉरी टू कट यू हियर, ये इतना आसान नहीं है कि इसको हम इस तरह से बिल्कुल ये कह दें कि वो जो कह रहे हैं वो कह दें मीडिया के ऊपर आकर। अगर एक शख्स ये कह रहा है, नबील गबोल साहब ने जो कहा कि फी शख्स जो मरेगा कोरोना से उसको $3000 जो है वो दिया जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो जो भी किसी और बीमारी से भी अगर किसी को कुछ होता है तो वो कोरोना कह देते हैं। तो ये किस कदर बुरे तरीके से लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। लोग ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी ये तो कोई साजिश है, तो हुकूमत खुद कर रही है। एक तरफ तो यह कि आप इन लोगों से तवक्कुआत शायद कुछ ज़्यादा कर रही हैं, इतनी तवक्को आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, एक मसला अलबत्ता है कि उससे कुछ अवाम ज़रूर गुमराह हो जाते हैं, चाहे वो सियासतदान के ज़रिए हैं, चाहे वो मौलाना साहब के ज़रिए हैं, चाहे कुछ हमारे इस पेशे से हैं, उनके ज़रिए गुमराही ज़रूर फैलती है। तो इसलिए अवाम को चाहिए कि जो बात भी सुने उसकी क्रिटिकल प्रोसेसिंग ज़रूर करें, यानी उस पर सोच विचार ज़रूर करें। थोड़ा बहुत जिनके पास इंटरनेट अवेलेबल है उनको देखना चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च करनी चाहिए कि ये जो बातें दाएं बाएं से आ रही हैं क्या वो दुरुस्त भी हैं या नहीं। बिल्कुल ठीक, और हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है, हम बार बार यही कहते हैं कि सुनी सुनाई पर अगर कोई ऐसी बात है जो आपको लगता है कि शायद इसमें कुछ गलती है या कुछ गलत बयानी की जा रही है तो उसको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है और ऑथेंटिक जो ज़राए हैं उनके ऊपर इन्हिसार करना चाहिए, हर सुनी सुनाई के ऊपर एतबार नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही इसी नोट पर प्रोग्राम को यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।